नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ अमित शाह हैं और दूसरी तरफ शरद पवार। एक भाजपा के चाणक्य हैं और दूसरे इंडिया अलायंस के चाणक्य हैं। अब इन दो चाणक्यों में असली कौन है, कौन युद्ध जीतता है, तो वक्त बताएगा। लेकिन जो खबर है, जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है, वो ये है कि आजकल शरद पवार एक बड़े प्लान को वर्कआउट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं उस प्लान पर पूरी तरह से वो बिजी हैं, फोकस्ड हैं। और ये जो प्लान है, जी हाँ, 84 साल की उम्र में ये जो शरद पवार हैं, जिन्हें पॉलिटिकल स्टालवर्ट कहा जाता है, इनके प्लान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ओनली वन एम। और वो एम है मोदी सरकार को, गुजरात लॉबी को सबक सिखाना। अब दोस्तों, शरद पवार का जो प्लान है, इसको आप दो हिस्सों में देख सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी यूँ कहें, प्लान A1 और प्लान A2। अभी जो प्लान A1 है उनका, शरद पवार का, वो ये है कि हर कीमत पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को जीतना। और इस बार जिस तरह की स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं, जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी को लीड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद चुनाव है, ऐसा लगता है कि पड़ला जो है अभी वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का भारी। तो कहीं ना कहीं इस प्लान में उनको कामयाबी मिल सकती। प्लान A1 और अब प्लान A2, यानी दूसरा पार्ट जो इस प्लान का है। दूसरा पार्ट ये है कि शरद पवार को ये पता है कि एक बार अगर महाराष्ट्र जीत लिया, अगर उन्होंने देश की कॉमर्शियल कैपिटल जीत ली, देश का सबसे अमीर राज्य जीत लिया, उसके बाद दिल्ली में जो वो करना चाहते हैं वो आसान हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र जीतने के बाद, और अगर सोचिए हरियाणा भी जीत जाते हैं इंडिया अलायंस, तो कहीं ना कहीं मोदी पर प्रेशर होगा। और यही वक्त होगा जब वो गुजरात लॉबी पर हमला करना चाहते हैं। और गुजरात लॉबी पर जो उनका निशाना है वो सिर्फ एक ही है, बैसाखी पर चलने वाली मोदी सरकार। जी हाँ, मोदी के कंधों के नीचे जो बैसाखी है, 2 बैसाखियां, उनमें से एक छीन लेना। मिशन कंप्लीट। और शायद इसीलिए इस मिशन में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पूरी तरह से शरद पवार के साथ हैं। और शरद पवार को इसीलिए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूरी कमान सौंप दी है। अब शरद पवार के इस प्लान को थोड़ा आसान कर दिया अमित शाह ने। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर अटैक करने की जगह इस बार अटैक शरद पवार पर कर दिया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अटैक नहीं था, अमित शाह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, हमला बोलकर शरद पवार पे। दरअसल जब महाराष्ट्र में थे कुछ दिन पहले अमित शाह, तो शरद पवार के गढ़ पुणे में जाकर उन्होंने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचार के, जी हाँ, देश में भ्रष्टाचार के सम्राट हैं, सरगना है। सुनिए पहले अमित शाह को, फिर आगे बढ़ते हैं। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर जाता। अब 84 साल के एक वेटरन पॉलिटिशियन, एक स्टालवर्ड पर जब अमित शाह ने इस तरह से हमला किया, उनके गढ़ में जाके, सिंपैथी होनी थी और कहीं ना कहीं शरद पवार की भी हिम्मत और हौसला बढ़ गया। और इस बार ऐसा लगता है कि पवार साहब ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया पब्लिक में अमित शाह का। एक महफिल में शरद पवार ने सबके सामने कहा, कैमरे पर कह दिया उन्होंने कि साहब, अमित शाह लगता भूल गए हैं कि वो तड़ी पार हैं। गुजरात से तड़ी पार किया गया था उनको, और उनको महाराष्ट्र के जेल में रखा गया था। और आज जो तड़ी पार है वो गृह मंत्री इस देश का, और भी बहुत कुछ बोल गए। कुल मिलाकर पवार ने शाह साहब की जो इमेज है उसको तार-तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजुर्बा किया। अब शरद पवार ने बात एक जगह नहीं कही, मराठी में उन्होंने ये बात अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कई जगह कही है। और पूरी तरह से अब वो ऐसा लगता है जैसे गुजरात लॉबी के मुखालिफ हैं। सवाल इस बात का है कि शरद पवार आजकल हर जगह कह रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं, बंद कमरों में जो मीटिंग्स हैं उसमें भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरी पार्टी तोड़ी है, जिन लोगों ने हमारी पार्टी तोड़ी है, हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। अब दोस्तों, आज का जो सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है
कि क्या अमित शाह ने शरद पवार जैसे स्टालवर्ट को, एक वेटरन पॉलिटिशियन को, एक बहुत ही सीनियर लीडर को महाराष्ट्र में जाकर जिस तरह से उन पर हमला बोला है, अटैक किया है, क्या अमित शाह ने वाकई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, एक तरह से सिंपैथी शरद पवार को मिल रही है। और दूसरा, शरद पवार जिस ऑपरेशन को इस वक्त वर्कआउट कर रहे हैं, जिस पर वो फोकस है मोदी सरकार पर, क्या महाराष्ट्र जीतने के बाद अगर वो दिल्ली कूच करते हैं तो मोदी के कंधे के नीचे से बैसाखी छीनने में क्या वो वाकई कामयाब होंगे? क्या नायडू बाबू जो पुराने मित्र हैं शरद पवार के, और नायडू बाबू उस्ताद बोलते हैं शरद पवार को, क्या उस्ताद अपने पुराने चेले से, नायडू से, ये कह सकता है किसी खास वक्त पर, मौके पर, कि वक्त आ गया है बैसाखी छीनने का? क्या नायडू को वो कन्विंस कर सकते हैं? अगर मोदी कमजोर होते हैं तो क्या शरद पवार जिस ऑपरेशन को आज की तारीख में वो फोकस कर रहे हैं, क्या वो उस ऑपरेशन में कामयाब हो सकते हैं? नायडू बाबू सिर्फ उनके शिष्य नहीं हैं, उनके मित्र नीतीश कुमार भी हैं। अब ये बड़ा सवाल है और मुझे लगा कि इस सवाल को पूरी तरह से डिकोड करना चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए। दो खास मेहमान हैं, मुंबई से हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं। सुधीर सूर्यवंशी किताब लिख चुके हैं, शरद पवार पर काम किया है, रिसर्च किया है। आज की तारीख में एक आप कह सकते हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं महाराष्ट्र में। सुधीर सूर्यवंशी हमारे साथ होंगे मुंबई से, और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे। लखेड़ा साहब को मैंने इसलिए आज इनवाइट किया क्योंकि ना सिर्फ वो लोकसभा पार्लियामेंट को 30-35 वर्षों से देख रहे हैं, तकरीबन 3 दशकों से ज़्यादा से वो शरद पवार को जानते हैं। और 90 से 90s में उस वक्त जब नायडू बाबू उभर के देश की राजनीति में छा गए थे, तब से उमाकांत लखेड़ा नायडू बाबू को जानते हैं, दोनों को जानते हैं, मोदी को भी जानते हैं, उनको भी सुनने की कोशिश करते हैं। तस्वीर क्या उभरती है, असली चाणक्य कौन है, अमित शाह या शरद पवार, और इस जंग को जीतेगा कौन? लखेड़ा साहब, जिस तरह से शरद पवार और अमित शाह तलवारें खिंच गई हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि साहब ये जो शरद पवार है ये भ्रष्टाचार के सरगना है, और पलट के शरद पवार ने जवाब दिया कि ये आदमी की हैसियत नहीं किस तरह की बातें करे, ये आदमी तो तड़ी पार था, ये आदमी तो गुजरात से तड़ी पार करके महाराष्ट्र की जेल में रहा, ये आज देश का गृह मंत्री। ऐसी बात शरद पवार मंच से कर रहे हैं, भरी महफिल में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब से अमित शाह साहब गृह मंत्री बने हैं इस देश की, कोई हिम्मत कर पाया हो उनको ये बताने का या ये कहने का कि वो तड़ी पार रहे। इस तरह का द्वंद्व है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आप 20-22 वर्षों से आप अमित शाह को ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और 30-35 वर्षों से आप शरद पवार को फॉलो कर रहे हैं। शरद पवार से आपने कई इंटरव्यू भी किए। मैं ये जानना चाह रहा था, राजनीति कवर करते करते और इन दोनों शख्सियतों को समझते समझते, अगर मैं आपसे एक सवाल शुरू में पूछूं कि इसमें चाणक्य कौन है, असली चाणक्य कौन है, अमित शाह है चाणक्य या शरद पवार है? थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं, मैं चाहता हूं क्लियर करिए इस कंफ्यूजन को। हु इज द रियल चाणक्य सर? देखिए, मेरे पास कोई पैरामीटर तो नहीं है कि मैं थर्मामीटर लगा हो जिसमें बड़े चाणक्य छोटे चाणक्य की बात पता करो, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो गुजरात लॉबी है और अमित शाह और मोदी ने ये गलत मौके पर गलत जगह हाथ डाल दिया, और इतने बड़े कद्दावर नेता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के, देश की राजनीति के, जो विपक्षी, जो इंडिया अलायंस के बड़े सेंट्रल फोकल पॉइंट पर है, और महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसी हालत में ये गुजरात लॉबी का चरित्र हनन करना उनका एक तकिया कलाम है। किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, किसी राज्य में हाथ डालते हैं, उस राज्य में जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उसको बिठे बिठाए उसका कैरेक्टर एसोसिएशन करने का एक बड़ा भारी ट्रेनिंग कैंप है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं ट्रेनिंग कैंप का। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई महाराष्ट्र की चुनाव की खातिर ये बहस छेड़ी गई है, और ये लड़ाई शुरू की है अमित शाह ने, और इसको खत्म करेंगे शरद पवार। ओहो, आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने भले लड़ाई शुरू की,
खत्म इसको शरद पवार करेंगे, यानी इसलिए खत्म करेंगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलाइज है शिंदे साहब, जिनकी अगुवाई में सरकार चल रही है, एक लंगड़ी सरकार चल रही है डेली वेज पर। आज उसका कितना है, कल कितना मार्केट भाव क्या है, परसों क्या है, इस डेली वेज पर गवर्नमेंट चल रही है। और चुनाव आते आते क्या हाल होने वाला है, अभी शिंदे साहब ने 118 सीटों पर घोषित कर दिए, वहां झगड़ा शुरू हो गया महाराष्ट्र में। हमने जी इन दोनों में असली ओरिजिनल चाणक्य कौन है? ओरिजिनल चाणक्य अमित शाह है, शरद पवार हैं? शरद पवार के सामने ये टिकते नहीं है, ये शरद पवार के सामने बच्चे हैं। चाणक्यगिरी की बात करेंगे तो शरद पवार का स्टेचर, शरद पवार बड़े खिलाड़ी हैं, शरद पवार जानते हैं कि कैसे हैंडल करता है। वो तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, ये तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। वो पहली पीढ़ी के नेता, वो इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, वो यशवंत राज चौहान के साथ काम कर चुके, स्टारवर्ट है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के। दो बातें कही हैं आपने शुरू में, आपने कहा कि खेल अमित शाह ने शुरू किया है लेकिन खेल को खत्म शरद पवार करेंगे। और जब मैंने आपसे पूछा चाणक्य असली कौन है, हु इज द ओरिजिनल, तो आपने कहा कि भाई अमित शाह बच्चे टिकते नहीं कहीं, ओरिजिनल चाणक्य हिंदुस्तान की सियासत का पिछले 50 वर्षों में की राजनीति में शरद पवार है, ये आपने कहा। खैर बहरहाल ये तो चाणक्य और महाचाणक्य की बात थी। असली सवाल पर आ रहा हूं। सुधीर सूर्यवंशी, आप तो ग्राउंड जीरो पे मुंबई में महाराष्ट्र का दौरा किया है, ये बताइए ये जो इन्होंने बात कही अभी कि लड़ाई अमित शाह शुरू कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र विधानसभा की भी बात कर रहा हूं, लेकिन खत्म उसको शरद पवार करेंगे। क्या शरद पवार इस बार डिसाइसिव फैक्टर है? क्या शरद पवार इस बार जो महाराष्ट्र का सबसे निर्णायक चुनाव हो रहा है, जो तय करेगा मोदी का कद, जो तय करेगा अपोजिशन का कद, क्या इस लड़ाई को इस वक्त शरद पवार ही अंजाम तक ले जाएंगे? सुधीर साहब। देखो दीपक जी, एक बात जो लकेड़ा साहब ने कही बिल्कुल सच बात है। महाराष्ट्र की राजनीति में जब से देख रहा हूं, उसके पहले भी 50 साल से, लगभग उससे ज्यादा भी, जो राजनीति शुरू होती है शरद पवार से शुरू होती है और राजनीति खत्म होती है शरद पवार से खत्म होती है। ओहो, तो शरद पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति नहीं है, वो एकदम फोकल पॉइंट है। दूसरी बात, शरद पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने लोकसभा में कैंपेन किया, वही कैंपेन मैं सोचता हूँ उसी तरह का कैंपेन वो विधानसभा में उसके पहले भी करे तो उनका जीतने का जो चीज है वो आसान हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अमित शाह ने ये चीज लिटरली, हम जैसे कहते कोई चीज लिटरली मानना, वो चीज लिटरली मान ली और शरद पवार को छेड़ दिया। उसके बाद में भारतीय जनता एनसीपी के लोग छोड़ दो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टेंशन में आ गए कि शरद पवार के ऊपर अटैक करना यानी कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शरद पवार का एरा खत्म होगा 2019 में। वो देवेंद्र फडणवीस साहब कहाँ भटक रहे वो सबको पता है, उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। शरद पवार पर हमला करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरी बात आपने कही कि 50 साल की राजनीति महाराष्ट्र की शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रही है। और एक बात लकड़ा साहब ने कही कि जंग कोई शुरू करे, खत्म उसको महाराष्ट्र में शरद पवार करते। बिग पॉइंट्स। एक चीज यहां पर ये पूछूंगा सुधीर भाई, आपको क्या लगता है कि इस वक्त, क्योंकि आप शरद पवार के बहुत करीब हैं, उनको समझते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग को भी आप समझते हैं, क्या शरद पवार चाहते हैं कि पहले महाराष्ट्र को जीता जाए और महाराष्ट्र को जीतने की स्थिति में महाविकास अघाड़ी है, जिस तरह के हमें नतीजे बार बार देखने को मिल रहे हैं पिछले 6-7 महीने में? आप जो भी चुनाव उठा के देख लीजिए, वहां पर बीजेपी लड़ नहीं पा रही। और बीजेपी की तो आज हालत ये है कि डबल डिजिट पे नहीं है महाराष्ट्र में वो, अगर हम लोकसभा का चुनाव देखें। मैं ये चीज पूछ रहा हूं, क्या शरद पवार चाहते हैं कि पहले 3 महीने के अंदर ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है इसको हम जीत ले, और जब देश का सबसे अमीर राज्य मोदी के हाथ से निकल जाए, शरद पवार के हाथ में आ जाए, क्या तब वो नायडू बाबू से बात करेंगे, तब खेल शुरू करेंगे नवंबर में शरद पवार? आपको ये लगता है ये स्ट्रैटेजी है? देखो दीपक जी, जैसे आपने बात की, जैसे मैंने 2019 में जब महाविकास आघाड़ी का सरकार बना था, उसके ऊपर मैंने एक चेकमेट नाम की किताब लिखी थी। उसके ऊपर शरद पवार के ऊपर एक चैप्टर भी लिखा है, सेपरेट चैप्टर जी। जब रिसर्च करते वक्त मुझे एक बात क्लियर समझ में आई कि शरद पवार पहले कुछ चीज आगे बढ़ाने के पहले वो अपना घर ठीक करते हैं।
अपना एरिया ठीक करते हैं, उसके बाद में घर के बाहर निकलते हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल दूं, तो जब लोकसभा के चुनाव हुआ तो अजित पवार ने खुद की बीबी शरद पवार की लड़की सुप्रिया सुले के अगेंस्ट में खड़ी कर दी। तो सबको लग रहा था कि अजित पवार गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम है, बीजेपी है, अमित शाह है, चाणक्य है, देवेंद्र फडणवीस है, कि वो गिर जाएगी। लेकिन नहीं, शरद पवार ने हर चौराहे पे जाके, हर एरिया में जाके लोगों के साथ, जो 50 साल में वो हर घर जाते नहीं थे, अजित पवार को सौंप दिया था उसकी वजह से, लेकिन उन्होंने जो कम्युनिकेशन गैप था उसको सुधारा, रिपेयर किया, और एक बार अपनी बेटी को कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत के लाए। पहले बारामती ठीक किया उन्होंने, फिर बाद में महाराष्ट्र के दौरा उन्होंने शुरू किया, अपना घर ठीक किया, लोगों से मिले, और फिर अजीत पवार की बीवी को हरा दिया, अपनी बहू को हराया, बेटी को जिताया। लेकिन मेरा जो सवाल भाई, छोटा संक्षेप में, हाँ, कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद फिर वो दिल्ली रुख करेंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे मोदी को कुर्सी से उतारने की, बैसाखियां हटाने की तैयारी तब शुरू करेंगे? ये प्लान आपको लग रहा है? संक्षेप में जवाब। मैं वही बात आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। शरद पवार पहले घर ठीक करना, इसका मतलब है पहले महाराष्ट्र ठीक करेंगे, महाराष्ट्र जीतेंगे, उसके बाद में वो दिल्ली के रुख करेंगे। उनको पता है कि एक बार महाराष्ट्र उनके हाथ में आने के बाद में बहुत सी चीजें वो जो चाहते हैं, जो चीजें वो प्लान करते हैं, वो चीजें करेंगे। आपको याद होगा 2019 में भी ऐसी ही सिचुएशन बनी थी, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। उन्होंने उस टाइम पे भी अमित शाह को एक चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, मैंने देखा है कि सरकार बनाते, सरकार गिराते, मैं देखना चाहता हूँ महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाते हैं। तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराते थे। लेकिन अमित शाह महाराष्ट्र में 2019 में सरकार बना नहीं पाए। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी का प्रयोग किया, सरकार बनाई, और ईडी और सीबीआई और आईटी के जोर से सरकार गिराएगी। लेकिन सरकार बनाने का जो रुतबा है, जो ताकत है, जो स्किल है, वो कोएलिशन पार्टी का शरद पवार के साथ में, ईडी हो या सीबीआई, उनके बिना भी वो सरकार बना सकते हैं। वो इससे उनका स्किल है। मुझे लगता है वही स्किल भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर लीडर से वो डरते हैं कि शरद पवार या ऐसा आदमी को, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, ममता हो, अखिलेश हो, सबको एक साथ में लाने की जो ताकत है आज की तारीख में भारत के जो पॉलिटिक्स है उसमें, वो शरद पवार के साथ में उनके पास है। लखेड़ा साहब, एक सवाल यहां से जो सुधीर साहब का जवाब है शरद पवार पे, कि पहले अपने घर को ठीक करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को पहले वो जीतना चाहते हैं। और महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, इस देश का हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, पैसा ही पैसा है, अंबानी ही अंबानी है वहां पर। तो महाराष्ट्र जीतने के बाद वो दिल्ली रुख करेंगे, और दिल्ली में फिर वो कहीं ना कहीं काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू करेंगे। आपको लगता है कि महाराष्ट्र जीतने के बाद, या हरियाणा भी मिल जाए, हो सकता है कांग्रेस जीत ले वहां पर, इन 3 राज्यों को जीतने के बाद, या इन 3 राज्यों में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में 2 जीतने के बाद, क्या मोदी पे प्रेशर होगा? और इस प्रेशर का इंतजार शरद पवार को? नंबर 1, शरद पवार, क्या नायडू बाबू से उनके अच्छे संबंध हैं? और सही समय पे अगर शरद पवार नायडू बाबू को अप्रोच करते हैं तो बात बन जाएगी क्या? मैं जानना चाह रहा हूं लखेड़ा साहब। देखिए, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। मैं सबसे पहले बात बताता हूं कि आपने कहा कि महाराष्ट्र जीतने के बाद, या हरियाणा जीतने के बाद, या झारखंड जीतने के बाद ऐसा कुछ होता है कि 3 में से 2 सीट जीत जाए। देखिए, राजनीति में क्या होता है कि हर रोज एक सुबह होती है और एक नया पन्ना खुलता है। ये जो कोई भी सरकार सेंटर में, निश्चित रूप से सेंटर में एक कमजोर गवर्नमेंट है, एक वीक गवर्नमेंट, एक वीक विकेट पे खड़ी है, एक डेली बेस्ड गवर्नमेंट है कि आज चली, कल चली, परसों चली। और हम लोग पूरा विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किस दिन नाराज हो जाएं, उनका फोन स्विच बंद हो जाए, किस दिन नायडू साहब जो है किस दिन उनके नखरे हो जाए। अभी नायडू साहब अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, वो अभी शांत है। वो 5-6 महीने तक जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, जो एटीएम है, वो एटीएम से पैसा निकालते रहेंगे, और जैसे एटीएम से पैसा आना बंद कर देगा वो खेल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि राजनीति में कमरे होते हैं, कई कमरे होते हैं, लेकिन सारे कमरों की चाबी एक साथ नहीं दी जाती। एक कमरा खुलता है, दूसरे कमरे की चाबी उस कमरे में होती है, तब आप जाकर के सिम दरवाजा, फिर दरवाजा खोलते हैं। तो सरकार बनने की भी एक प्रोसेस होती है, और सरकार गिराने की भी एक प्रोसेस होती है। रातों रात कुछ नहीं होता, खास तौर पर इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता है।
दूसरा आपने सवाल पूछा, दोबारा रिपीट करेंगे। आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? आपने जो कमरे वाली थ्योरी बताई, मैंने सवाल भी अब थोड़ा चेंज कर दिया आपके जवाब के साथ। क्या वो जो आप बता रहे हैं कि एक के बाद एक ताला खोलते चले जाते हैं, वो जो पहला दरवाजा है, क्या वो महाराष्ट्र जीतने के बाद उसकी चाबी आ जाएगी शरद पवार के पास? देखिए ऐसा है कि एक प्रोसेस होता है। आप देखिए, सरकार को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये पता लग जाएगा कि व्हाट इज रिटन इन द वॉल, ये दीवार पर क्या लिखा हुआ है। और जैसे उनको लगेगा कि महाराष्ट्र में लुटिया डूब गई है, जो कॉमर्शियल कैपिटल कंट्री की है, हरियाणा में लुटिया डूब चुकी है, जो दिल्ली देश की राजधानी कैपिटल से लगा हुआ है, झारखंड में हवा खराब हो चुकी है, तो एक अनटचेबल बीजेपी को अनटचेबल करना शुरू करेंगे। उसके बाद अनटचेबिलिटी का काम शुरू होगा कि जो बीजेपी को टच करेगा उसके हाथ जल जाएंगे, और जिनके जल चुके हैं उनका एग्जाम्पल सामने है। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है, वो हाथ जलने की, वो जो ब्रिज आएगा तो पार करेंगे। अभी उस सारी प्रोसेस के लिए टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि सारी चीजें उधर जा रही है, क्योंकि जहाज डूब रहा है ये पूरे देश में, बीजेपी को भी पता है, देश को भी पता है। और उत्तर प्रदेश में जो हालात है कि योगी जी के आगे सरेंडर कर दिया, क्यों किया? क्योंकि इनके अंदर अब लड़ाई करने की ताकत खत्म हो गई है, क्षमता नहीं, पोटेंशियल नहीं है। मतलब वो शख्स जो कभी 2014 से लेकर 2024 तक 2 टर्म जिनके पास बहुमत की सरकार थी मोदी जी के पास, जिनके आप कह सकते हैं सिर्फ हुक्म से चीजें हो रही थी, आज अपनी पार्टी में अपने मुख्यमंत्री को समझा नहीं पा रहे। यानी बगावत की इंतहा यह है कि अपने ही चीफ मिनिस्टर के आगे सरेंडर करना पड़ा है गुजरात लॉबी को। समय खत्म हो रहा है, मैं एक सुधीर भाई से सवाल जरूर पूछूंगा। सुधीर भाई, आपको लगता है कि शरद पवार, क्योंकि आपने एक किताब भी लिखी है, चैप्टर लिखा है शरद पवार, क्या शरद पवार के नायडू बाबू से अच्छे रिश्ते हैं? क्या शरद पवार के नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते? क्या शरद पवार की बात मौके पर, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, मौका आने पर क्या शरद पवार की बात नायडू बाबू मान सकते हैं? दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शरद पवार के रिश्ते आज नहीं उनके साथ में, बरसों के पुराने रिश्ते हैं। और शरद पवार भी बरसों के रिश्ते हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और महाविकास आघाड़ी के जब गठन हुआ उस टाइम में चंद्रबाबू नायडू ने उनको काफी हेल्प की थी दूसरे तौर पे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शरद पवार जो एक बहुत ही मचे हुए वेटरन पॉलिटिशियन, उनको पता है कि किस टाइम हथौड़ा मारना है, किस टाइम हथौड़ा नहीं मारना है। और दूसरी, मैं एक एनालॉजी में संक्षिप्त में बात कहना चाहता हूँ कि 240 वाली सरकार है मोदी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जैसे एक बोट निकल चुकती है कब यात्रा के लिए, तो ये सबको पता है कि बोट अभी ढीली ढाली है, इनके कुछ मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा सर्टेनिटी नहीं कितनी दूर जाएगी। लेकिन उसमें जब महाराष्ट्र हाथ से निकलेगा, तुम्हारा हरियाणा निकलेगा, तुम्हारा झारखंड निकलेगा, तो उस बोट में छेद गिरने शुरू हो जाएंगे। जब बोट में छेद गिरेंगे, हाँ, नाव में जब बड़े छेद गिरेंगे, तब नीतीश बाबू हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सबको पता चलेगा कि इस बोट में अभी जंप करना ही, उनको सेफ रहना तो जंप करना ही चाहिए। समझ गए कि जब नाव में छेद होंगे तो नीतीश कुमार और नायडू बाबू कूदेंगे, और जिस नाव में कूदेंगे वो नाव शरद पवार की होगी। एक सवाल, आखिरी सवाल लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि शरद पवार जिस तरह से उन्होंने बिसात महाराष्ट्र में बिछाई है और महाराष्ट्र जीतने के वो करीब है, क्या अब कोई ऐसी गुंजाइश लगती है कि मोदी, क्योंकि मोदी ने कई बार कहा कि भाई शरद पवार उनके गुरु रहे, उनके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे, क्या शरद पवार को कहीं ना कहीं मोदी मैनेज कर सकते हैं, या अब वो अनमैनेजेबल है? मानी जो कुछ जब से उनकी पार्टी तोड़ी गई है, वो अब मोदी को माफ करने वाले नहीं है, और ये सीधी जंग है, आर पार की लड़ाई है, शरद पवार वर्सेस मोदी। हम अमित शाह की बात ना करें। देखिए, एक धर्म युद्ध तो, धर्म को राजनीति की कॉकटेल में तो बीजेपी मिलाती है, लेकिन असली धर्म युद्ध ये महाराष्ट्र में होने वाला है। जो पुराना रामायण का, जो महाभारत का जो धर्म युद्ध है, वो उसकी शुरुआत आज से शुरू हो गई है। और मुझे लग रहा है कि शरद पवार जैसा मराठा योद्धा उस धर्म युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचने से के पहले पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। नंबर एक बात। दूसरी बात, एक पॉइंट एक लाइन में खत्म कर रहा हूं कि ये जो आपने बोला कि दोस्ती हो जाएगी, देखिए
कंप्रोमाइज, देखिए कंप्रोमाइज का तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता कि शरद पवार पर तमाम तरह के आरोप लगे। मुझे भी यह इल्यूजन होता था पहले कि शरद पवार किसी से मिले हुए हैं, क्योंकि कभी कभी वो बयान कर देते थे, लेकिन मैं अल्टीमेटली इस बात से कन्विंस हुआ, मैं बहुत सालों तक ये भ्रम में रहता था कि यार ये आदमी है क्या चीज, लेकिन बाद में पता लगा कि नो, उसका ब्लड में बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकता, कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ कभी नहीं जाता है। कभी कभी कोई कंप्रोमाइज किया होंगे उन्होंने, टैक्टिकल कंप्रोमाइज, लेकिन वो कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ कभी नहीं जाते। लेकिन 18वीं लोकसभा में एक पॉइंट और है, 18वीं लोकसभा में देखिए ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर उनकी दोस्ती है नायडू के साथ में और नीतीश कुमार के साथ में, तो नीतीश कुमार नायडू अगर बीजेपी को अलविदा कहेंगे तो वो क्या इंडिया अलायंस के साथ आएंगे, तभी 18वीं लोकसभा में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का चांस है। ये नहीं कि नायडू कहेगा कि मैं इक्वल डिस्टेंस रखूंगा तब से सरकार नहीं बनने वाली। इस रूम में ऐसी सिचुएशंस में शरद पवार किंग मेकर हो सकते हैं, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के किंग मेकर हो सकते हैं, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, नॉन एनडीए गवर्नमेंट एट सेंटर का किंग मेकर हो सकते हैं, और वो 18वीं लोकसभा में नई सरकार 2026 में ही अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो 2026 में ही देश में केंद्र में एक नई सरकार, वैकल्पिक सरकार इंडिया अलायंस के लीडरशिप में हो सकती है। एक संभावना बता रहा हूं मैं जी। 25 में 26 में एक लास्ट जवाब, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात रह गई। उद्धव ठाकरे को आज भी जिस तरह से लोग, उनके पास एक समंदर है भीड़ का, सपोर्ट का, क्या उद्धव ठाकरे अभी भी पूरी तरह से इंटैक्ट है शरद पवार के साथ? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है? और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी, क्या ये पूरी तरह से इंटैक्ट लगती हैं आपको? ये हिलने वाली नहीं है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि जो शरद पवार है, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व, उनमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे आपको याद होगा 2024 की जो लोकसभा हुई, उसमें उद्धव ठाकरे को बाकायदा फेस बनाया गया था, बाकायदा ज्यादा सीटें भी दी गई थी कांग्रेस की वजह इन तरफ से। शरद पवार ने भी कहा था कि मैं 2 पैर पीछे हटा, क्योंकि अलायंस टिकनी चाहिए, अलायंस आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए। तो मुझे लगता है कि सूझबूझ दोनों एक मास लीडर है महाराष्ट्र में। और सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 में थी, आज बिल्कुल नहीं है, बात हम समझ जाना चाहिए। जो 23 वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीट थी, आज 9 वाली है। तो मुझे लगता है कि जो सर्कस उन्होंने बनाया था, जो सर्कस का जो तंबू है, उसका जो मेन पिलर है भारतीय जनता पार्टी, वही ट्रबल में, वही एक बहुत ज्यादा फेस कर रहा है प्रॉब्लम। तो उसके वजह से बाकी चीजें भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो चाहिए वो चीजें हो नहीं रही हैं। जी। बड़ी बात कही, बड़ी बात आप दोनों ने कही। एक तो ये कहा कि भाई अगर शरद पवार पे महाराष्ट्र पे हमला किया जा रहा है तो ये ऐसा ही है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, और अमित शाह ने हमला बोलकर शरद पवार पर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी जो लखेड़ा साहब ने कही कि जंग जो है कोई भी लड़े महाराष्ट्र में, उसको खत्म जो है वो शरद पवार करते। और जो एक नई चीज बताई हमारे साथी सुधीर सूर्यवंशी ने कि महाराष्ट्र जीतने के बाद, अपना घर ठीक करने के बाद फिर दिल्ली कूच करेंगे शरद पवार। यानी नवंबर में दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र जीतने के बाद, देश की आप कह सकते इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल जीतने के बाद, सबसे बड़ा राज्य अमीरी में, उसको जीतने के बाद फिर शरद पवार का आपको असली तेवर देखने को मिल सकता है। और वैसे मैं इस बात को यहीं पर खत्म करूंगा। जो लखेड़ा साहब 30-35 वर्षों से लोकसभा कवर कर रहे हैं, शरद पवार को जानते हैं, उन्होंने कहा कि असली चाणक्य, द ओरिजिनल चाणक्य एक ही है इस वक्त देश में, हिज नेम इज शरद पवार। शुक्रिया लखेड़ा साहब आपका इस प्रोग्राम में आने का। सुधीर भाई, आप मुंबई से जुड़े और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, अपने दोस्तों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एन वक्त पर आए हमारे साथ और आपने इन बातों को सामने रखा खुलकर। दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आज के जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।